नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर और अब डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया और बयानबाजी उसके बाद से उनकी आ रही है भारत को लेकर, उस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। और संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद आज वेल में आ गए, सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग स्वीकार की गई, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब में किसी सवाल का जवाब नहीं सुनाई पड़ा। दूसरी ओर एसआईआर पर चर्चा की मांग लगातार जारी है, अब तक उसकी मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, 25% टैरिफ की घोषणा उन्होंने डेडलाइन समाप्त होने से 2 दिन पहले ही कर दी, और उसके बाद वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, भारत को लेकर जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए और उस पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य के लिए विपक्षी दल मांग कर रहे हैं। सदन में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में आज वेल में आए विपक्षी सांसद, चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई है। इसको लेकर जबरदस्त एक सरकार घिरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ही पूरी नहीं बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के मुद्दे पर घिरे नजर आ रहे हैं। यही कारण रहा कल जिस तरीके से ट्रंप ने जब घोषणा की, उन्होंने 25% टैरिफ की भारत के खिलाफ और पेनाल्टी की बात की। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर रूस से वो भारत तेल खरीदता है, पहले कहा भी था और अब उन्होंने बाकायदा उसकी घोषणा कर दी है, तो भारत पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसको लेकर भारत के खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, विपक्ष उस पर प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब तो दिया, और जवाब को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सवालों के जवाब नहीं थे बल्कि इतिहास की गाथा उसमें थी, उस पर उसको देखते हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब ही नहीं दिया। और जवाब नहीं दिया तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर कर भाग गए। एक बार देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक छोटा सा ट्वीट किया है कार्टून के साथ, और उसमें एक लाइन में यही लिखा है कि प्रधानमंत्री भाग गए हैं। उस ट्वीट में कि ट्रंप का टैरिफ लगा, मोदी गायब हो गए। उसको, उस ट्वीट को और वो जो कार्टून बनाया है उसको हम लोग देखें, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ट्रंप का टैरिफ लगा, मोदी गायब हो गए। गायब इसलिए हो गए क्योंकि जो जवाब उन्होंने दिया था वो जवाब था ही नहीं, इतिहास की गाथा थी, और वो जवाब चाहते भी नहीं थे विपक्षी सांसद, जिसकी वजह से स्पेशल चर्चा की अनुमति दी गई। राज्यसभा में भी उनको वही दोहराना था, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा फिर हम ही उन चीज़ों को दोहरा देते हैं। यानी ट्रंप को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर को लेकर जिस तरह से सरकार घिरी है और उस पर अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, वो इन चीज़ों से साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो ट्रंप के नाम लेने से प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो घबरा रहे थे संसद के अंदर भी, और कल ये लगा कि चूंकि ट्रंप ने सुबह सुबह कल जिस तरीके से ट्वीट कर दिया था और कह दिया था कि 25% टैरिफ लगाएंगे, तो उन्हें ये आशंका हो गई थी कि विपक्ष इस पर उनसे जवाब मांगेगा उनके सदन में उपस्थित रहने पर। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए। कांग्रेस ने इसलिए ट्वीट किया कि ट्रंप का टैरिफ लगा और गायब हो गए, चूँकि जिस समय तक उनका जवाब आना था तब तक टैरिफ की घोषणा हो ही चुकी थी, तो प्रधानमंत्री गायब हो गए। लेकिन जो अमित शाह ने कल कहा समीर जी, वो काफ़ी एक कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसके लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि अमित शाह का कहना यह था कि उनकी ज़रूरत क्या है जब हम ही निपटा देंगे सब। इसका मतलब कि अमित शाह ये घोषणा कर रहे थे कल बाकायदा उच्च सदन में कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता कोई नहीं बची है, और प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह को ही देखा जाए, क्योंकि सारे काम वो कर सकते हैं, सक्षम है इसमें। तो इसका मतलब क्या, अमित शाह ने परोक्ष रूप से घोषणा कर दी है कि अब प्रधानमंत्री का काम सारा कुछ वही देखेंगे। अब वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, बल्कि अब वो प्रधानमंत्री के जो है शैडो प्राइम मिनिस्टर वही हैं अमित शाह। क्या इस तरीके की घोषणा कर दी है? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझको लगता है कि ये अमित शाह ने गलत कहा था, और जो आसंदी है सदन की उसको भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आपका इसका कहने का तात्पर्य क्या था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नेता विपक्ष भी लोकसभा में, राज्यसभा में,
उन्होंने कहा कि आप हमको निपटाइए, हम आपको निपटाएंगे, ये खेल चलेगा। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी का होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वरना ये सदन का अपमान है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें, और आज भी प्रधानमंत्री जो है गायब है, जबकि कल जो था अमित शाह कह रहे थे कि वो इसी परिसर में है। तो भाई जब परिसर में है तो राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे, शर्मा क्यों रहे? अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं लेकिन वहां नहीं आ सकते, उसी परिसर में। उसी परिसर में। तो इसका मतलब वो साफ तौर पे या तो सदन का अपमान कर रहे थे, या फिर वो ट्रंप से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि फिर ट्रंप के जुड़े हुए सवालों का सामना करना पड़ेगा। और आज भी लोकसभा जो है वो 12 बजे तक स्थित हो गई SIR और ट्रंप से जवाब के मांग को लेकर। जी बिल्कुल। और प्रदर्शन लगातार SIR के खिलाफ जारी है, और ट्रंप जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी भारत के खिलाफ लगातार कर रहे हैं, टैरिफ के बाद भी, टैरिफ की घोषणा के बाद भी, उसको लेकर विपक्ष नाराज है और प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है कि सदन के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री का वक्तव्य इस पर हो कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और भारत खामोश क्यों है। एक बार सुनते हैं कल का जो राज्यसभा का जो दृश्य था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री की जगह चर्चा का जवाब देने के लिए आए। चूंकि आपको पता है कि 16 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई थी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मुद्दे पर, पहलगाम के मुद्दे पर। उसमें 16 घंटे की चर्चा का जवाब लोकसभा में दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि लोकसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हुआ था, लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब विपक्ष ने उसका कारण पूछा तो गृह मंत्री अमित शाह का जो जवाब था वो सुनने लायक है। एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, PM साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगाम हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, तो ये गृह मंत्री अमित शाह उस चर्चा का जवाब दे रहे थे, लेकिन बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही और गंभीर बात है। हालांकि वो हल्के अंदाज में उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है अगर मैं हूं, यानी संसद के भीतर से, सदन के भीतर, राज्यसभा से, उच्च सदन से ये संदेश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब प्रधानमंत्री की जरूरत खत्म हो गई और उनकी जगह गृह मंत्री ने ले ली है? हाँ बिल्कुल समीर जी, यही समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जो है वो आवश्यकता ख़त्म हो गई है, और ये आवश्यकता जो है वो अब देश को नहीं, प्रधानमंत्री की, अपने अमित शाह जी जो हैं वो प्रधानमंत्री की सारी जो ले सकते हैं स्थान जो है, ये साफ तौर पर उनका कहने का तात्पर्य लग रहा है। अब ये पता नहीं कि उन्होंने खुले मन से कहा है या किस तरीके से कहा है, लेकिन जो उसका आभास मिल रहा है समीर जी, वो आभास सीधा सीधा यही मिल रहा है कि अमित शाह यही कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से मोदी जी जो हैं अब पर्दे के पीछे रहेंगे और फ्रंट पर आकर अब अमित शाह जी खेला करेंगे, ये शायद उन्होंने संकेत देने की कोशिश की। लेकिन अब विपक्ष उस पर तैयार नहीं हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर काफ़ी सख्त आपत्ति भी जताई। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो कांग्रेस ने समीर जी जारी किया है, और उसमें साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी हिम्मत दिखाइए और ट्रंप को जवाब दीजिए।
जी बिल्कुल। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उस ट्वीट को देखेंगे जिसमें राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं और ये लगातार बात कह रहे हैं। संसद में भी ये बात सामने आई लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद एक अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और अपमानजनक फैसले भारत के खिलाफ ले रहे हैं। 25% टैरिफ की उन्होंने घोषणा की और पेनाल्टी की घोषणा की है अगर भारत रूस से तेल खरीदता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत को क्या करना है क्या नहीं करना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर रहे हैं। और यही सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि आखिर सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कैसे कर देते हैं और बार बार वो दावा करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। विपक्ष में इस सारे मुद्दों को लेकर आज भी चर्चा हो रही है, एक बैठक हो रही है कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इस पर सरकार से सवाल पूछने की। लेकिन जिस तरह से ये इस पर ट्रंप को लेकर विपक्षी सांसदों के बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सदन में जवाब देने से भाग रहे हैं, वो सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर घिरे हुए हैं। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा है ट्रंप की घोषणाओं को लेकर और ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर और सबसे बड़ी बात कि इन सब पर प्रधानमंत्री की खामोशी को लेकर। 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अखिलेश सर, अभी ट्रम्प ने ट्वीट पे फिर पोस्ट किया इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहे हैं। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। जी, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है, आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है। सर पाकिस्तान और यही सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मित्रता दिखाने के लिए तमाम जो कूटनीतिक एक कस्टम्स होते हैं, जो एक विदेश नीति के कस्टम्स परंपराएं होती हैं, उन तक को दता बता दिया था और अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव का प्रचार किया था, नारे लगवाए थे। वहाँ का जो भारतीय समुदाय है उसके अलावा भारत में किस तरह से उनकी जीत के लिए प्रार्थनाएं की गई थी, हवन किए गए थे और भारत में उनका स्वागत किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से जलील कर रहे हैं, बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पेनाल्टी लगाने जैसी बात जो आज तक किसी भी देश ने इस तरह की बात नहीं की है कि भारत के खिलाफ पेनाल्टी की बात कही गई हो। प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, अमेरिका ने भी लगाए थे, लेकिन पेनाल्टी लगाना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और अब वो घोषणा भी कर चुके हैं। जबरदस्त तरीके से इस पर घिरे हुए हैं। राज्यसभा में इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा का जवाब देने के लिए भी न जाना, ये साफ दिखा रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, इतने गंभीर मसले पर नहीं आना और इस पर नहीं आना जिसको आप बता रहे हैं। आपका बहुत सफल कार्यक्रम था ऑपरेशन सिंदूर, और आपने उसका विषय भी यही कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। तो इसका अभी ये भी खबर आ रही है कि देश भर में तिरंगा यात्रा उसकी सफलता पे निकालने वाले हैं। हालांकि लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घर घर जाकर सिंदूर बांटने की योजना थी उसको रोल बैक कर लिया गया था। लेकिन अभी भी आशान्वित है कि इस मुद्दे पर जनता उनको समझ रही है कि उन्होंने ठीक किया है। नहीं, जनता तो उनको समझ चुकी है अच्छे तरीके से, क्योंकि जो शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी हैं, उनकी जो 32 सेकंड की एक बाइट है समीर जी, वो काफ़ी वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री ने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं कहा। तो ये तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री ठगाकर हंस भी रहे थे लोकसभा में,
तो ये प्रधानमंत्री को जनता समझ चुकी है, बीजेपी को जनता समझ चुकी है, तो इसलिए वो सदन से गायब रहे। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बेइज्जती की, अब तो सीधा सीधा ठोक दिया 25% का टैरिफ और उसके बाद पेनल्टी अलग से, और इतना ही होता तब भी ठीक था। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की एक समय वो आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। जी, आप बताइए कि हमने उनके साथ व्यापारिक डील कर ली है और अब वो समय आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। तो ये कितना अच्छा हमारे मोदी जी का मित्र है, जिसके लिए मोदी जी ने हाउडी मोदी किया था और नमस्ते ट्रंप किया था। वो ये मोदी जी के मित्र जो है भारत के साथ किस तरीके से दगा कर रहे हैं। अब मोदी जी का पता नहीं वो क्या कर रहे हैं भारत के साथ, लेकिन मोदी जी के मित्र जितने भी हैं वो सब भारत के साथ दगा कर रहे हैं। ये बात तो साफ समझ में आ रही है। जी बिल्कुल, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और लगातार वो दिख रहा है, और ये दिख तो रहा ही है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीज फायर कराने की बात 31 बार अब तक की है, 30-31 बार, उससे ये साफ साबित हो रहा है। और जो वो टाइमिंग देखकर हर दुनिया के हर फोरम पर इस बात की वो चर्चा करते हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है ट्रंप की इन घोषणाओं को लेकर और भारत की खामोशी, प्रधानमंत्री की खामोशी पर प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। Well, everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। पाकिस्तान के साथ भी ठीक। तो ये इस ट्रंप को लेकर अब इतना ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि बचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में चर्चा का जवाब देने के लिए भी नहीं आते हैं। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार उन चीजों को दोहरा रहे हैं, और अब उन्होंने जिस तरीके से भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो चीज भारत से जो जाएगी वहां पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। जाहिर सी बात है वो चीज अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएगी। दूसरे देश अगर उस चीज को अमेरिका में भेज रहे हैं, वो चीजें सस्ती होंगी। तो यहां का जो भारत से अमेरिका को जाने वाला बहुत सामान था, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा निर्यात होता है, वो सामान भारत में अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना महंगा सामान कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उस दूसरे देशों के साथ जिन पर 25% का टैरिफ नहीं है, वो सस्ता सामान होगा। और इसका इस जो असर है वो आज शेयर मार्केट पर भी दिखाई पड़ा किस तरीके से। जी, एक असर और ये पड़ेगा कि अभी जो बड़ा गर्व के साथ कहा जा रहा था कि एप्पल अब इंडिया में बनकर अमेरिका में बेचा जा रहा है, वहां मेड इन इंडिया एप्पल बिक रहा है। वो एप्पल जो है मेड इन इंडिया जो है, ये फैक्ट्री भी यहाँ बंद हो जाएगी। जी, जब 25% वहाँ टैरिफ लगेगा तो यहाँ काहे के लिए एप्पल बनाएगा, चला जाएगा अमेरिका अपने देश को वापस। टेस्ला आया ही नहीं, यहाँ आया तो केवल उसकी वो आ रही है जिन पे 150% टैरिफ लगा हुआ है, वो आ रही हैं। तो ये इसका बड़ा नुकसान होगा। दूसरा जो फार्मा इंडस्ट्री है समीर जी, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए उपभोक्ता जो है हमारी फार्मा इंडस्ट्री का है। कपड़ों का जो एक्सपोर्ट बहुत बड़े होता है, गारमेंट, उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। तो ये भारत को कुल मिलाकर नुकसान होगा। और इसी तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के साथ भी करके आए हैं। वहाँ के यहाँ पे जो आएगा सामान जो आयात होगा उस पर छूट कम होगी, हमारा निर्यात जो होगा उस पर टैक्स ज़्यादा होगा। तो ये किस तरीके की देशभक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की, इस पर सवाल उठते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ मित्रता निभाने के लिए देश के आर्थिक हितों के साथ और देश की सुरक्षा के साथ किस तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे समझौता कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष। जी बिल्कुल, एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। और इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद में जा नहीं रहे हैं, संसद परिसर में होते हुए भी। और इस बात को स्वीकार किया गृह मंत्री अमित शाह ने कि वो यहीं पर हैं, लेकिन उनकी जगह मैं बोलूंगा। साफ है कि वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। केवल जवाब देना होता तब तो आते ही जैसे लोकसभा में गए थे, लेकिन वहां भी सवाल पूछा जाने लगा। हालांकि वहां पर किसी तरीके से उन्होंने उन सवालों को इग्नोर किया, लेकिन राज्यसभा में भी वही चीजें पूछी जाती। और ट्रंप ने तुरंत लगाया था टैरिफ, 25% टैरिफ की घोषणा की थी, इसलिए वो नहीं गए। सुन लेते हैं गौरव गोगोई को, उसके बाद आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। पिछले 2 दिन से
अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं। और आज नतीजा आपने देख लिया, 25% का टैरिफ तो है ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बातें राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान सरकार के बीच में हो रही है, उन बातों का रुख बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे ताकि भविष्य में एक ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान का तेल भारत खरीदेगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक नई गिरावट हम देख रहे हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति पे हम पहुंच चुके हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और जयशंकर जी इस साल के शुरुआत में अमेरिका गए थे, फरवरी में, अगर मुझे जहां तक अच्छी तरीके से याद है तो फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी अमेरिका गए थे। उनका वो फरवरी का अमेरिका का भ्रमण पूरी तरीके से फेल हो चुका है, विफल हो चुका है। वो आज के हालात में हम देख रहे हैं जहां पर 25% का टैरिफ, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई करीबी, अमेरिका का निवेश पाकिस्तान में, आसिफ मुनीर का विशेष दर्जा राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, तो बहुत ही अफसोस की बात यह है कि अब विदेश नीति जो हमारी देश की ताकत थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी, जयशंकर जी और डोवल जी की बातों को सुनकर बहुत ही कमज़ोर स्थिति में लेके आ चुके हैं। ये वही उदाहरण है, ये वही प्रक्रिया है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय चला, जब एक भी देश ने पाकिस्तान का खंडन नहीं किया। खंडन आक्रमण, पहलगाम पे हुए आक्रमण का तो किया, लेकिन पाकिस्तान का खंडन हम किसी भी देश से औपचारिक रूप से निकाल नहीं पाए। बार बार हम विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री और विदेश नीति की विफलताओं का उदाहरण हम देख रहे हैं। आई स्पीक इन इंग्लिश। तो ये इसको लेकर किस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भारत के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, पेनाल्टी लगा रहे हैं, और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ उनकी जो नज़दीकी है ये गंभीर खतरे की ओर इसकी आशंका को दिखा रहा है, संकेत कर रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने बयान दिया, ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के प्रति बिल्कुल बेखौफ हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है। और जयशंकर विदेश मंत्री, जिनकी बार बार इस पूरे प्रकरण में पहलगाम के हमले के बाद विदेश नीति जिस तरीके से देखी गई, उसकी विफलता देखी गई, कूटनीतिक विफलता देखी गई, वो लगातार घिरे हैं। लेकिन कल राज्यसभा में किस तरह से कह रहे थे कि कान खोलकर सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई फोन नहीं किया तो प्रधानमंत्री उसको कहने में क्यों संकोच कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? यही बात कह रहे हैं राहुल गांधी। एक बार सुनते हैं जो उन्होंने एक छोटा सा अपना एक वीडियो बनाया है, पोस्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर। उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की खामोशी पर और ट्रंप की भारत के खिलाफ बयानबाजी पर। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप।
क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, एक तो चुनौती दी थी राहुल गांधी ने सदन में, भरे सदन में, कि भाई आप में हिम्मत है तो आप कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज लायर, और वरना फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है उसका सच माना जाएगा। प्रधानमंत्री ये साहस नहीं जुटा सके कि वो डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कह सकें और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी ले सकें। ये एक तरफ। दूसरा जो वीडियो जारी किया है कांग्रेस ने, उसमें आखिर में दिखाया है समीर जी, वो गोल घेरा जिसपे एलो का निशान बनाया, प्रधानमंत्री कुर्सी से अपनी गायब हैं। जब ट्रंप पे सवाल पूछने की बारी आई तो प्रधानमंत्री गायब हो गए, ये दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कि जो कांग्रेस के आरोप थे, जो विपक्ष के आरोप थे, इंडिया गठबंधन के आरोप थे कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से कुछ पर्दे के पीछे बातें कर रहे हैं और उसका नाम लेने से बच रहे हैं और प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, ये साफ तौर पर साबित होता हुआ नजर आया। और देश की जनता भी यही समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से बच रहे हैं या डर रहे हैं। अब जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हो, ये प्रधानमंत्री जाने क्या है, लेकिन देश जो समझ रहा है, राहुल गांधी का इतना सख्त चैलेंज के बावजूद अगर प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित थे और ट्रंप का नाम नहीं ले पाए और पानी पीने लग गए ट्रंप का नाम सुनते ही, तो समझा जा सकता है कि शायद कोई भय है जो प्रधानमंत्री जानते होंगे कि किस बात का भय है उनको डोनाल्ड ट्रंप से। जबकि पूरा देश जो है सरकार के साथ खड़ा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दीजिए। लगातार ये मांग हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहा है, वो भारत का भी अपमान कर रहा है, पूरे देश का अपमान कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री अपना अपमान सहते रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई आपका अपमान कर रहा है, आपका मित्र करता रहे, कमरे के अंदर कुछ भी करता रहे, लेकिन वो तो सरेआम भारत को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा है। तो इस पर तो प्रतिवाद भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी खामोश है। जी बिल्कुल, उस पर खामोश है। लेकिन कल जो उनकी जगह राज्यसभा में बोलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आए, विपक्ष ने आपत्ति जताई, लेकिन उन आपत्तियों का जवाब देते हुए यह कॉन्फिडेंस दिखाया गृह मंत्री ने कि अभी 30 साल हमारी ही सरकार रहेगी। और यह कॉन्फिडेंस उनको मिल रहा है चुनाव आयोग की मदद से। यह विपक्ष का आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी सीधे और विपक्ष वोटों की चोरी कह रहा है, चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा रहा है, एसआईआर को लेकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, मतदाता सूची का एक नए सिरे से बनाने की तैयारी हो रही है बिहार में, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष और नारेबाजी हो रही है लगातार। संसद में चर्चा की मांग की जा रही है। एक बार देखेंगे किस तरीके से आज एक बैठक भी हुई है, इस पर रणनीति बन रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक लगातार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और एसआईआर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई किसी तरह की चर्चा की अनुमति नहीं मिली है। एसआईआर का मुद्दा भी बहुत गंभीर मुद्दा होता जा रहा है अमलेदु जी। जिस तरीके से अब सड़कों पर उतरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी बेंगलुरु में जाकर धरना दे रहे हैं, उनका दावा है कि उनके पास 100% वोट चोरी के प्रूफ हैं। ये सारी चीजें इस समय न केवल चुनाव आयोग को बल्कि सरकार को घेरे हुए। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार को घेरे हुए हैं। और कल जो कंगना रनौत की हम लोगों ने बाइट सुनवाई थी, वो बीजेपी की बहुत प्रखर और बहुत बुद्धिजीवी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार इसको एसआईआर को करा रही है और ये होता रहता है, पिछली सरकारों ने भी कराया। तो ये तो साफ संकेत है कि सरकार करा रही है। जब बीजेपी की एक प्रखर बुद्धिजीवी सांसद कह रही है कि ये सरकार करा रही है, तो इसको मान लेना चाहिए, आंख बंद करके मान लेना चाहिए। और यही संदेश है भी, क्योंकि कोई खंडन भी पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से भी कोई खंडन नहीं आया और बिल्कुल इसको मान लेना चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी ने समीर जी पिछले दिनों कहा था कि वो उनके पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र में धोखाधड़ी की अनुमति दी और चुनाव चोरी किए जा रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक हो रहा है और हजारों नए मतदाता जोड़े गए। और इसको कर्नाटक में जो उन्होंने पकड़ा, उसको बिहार के एसआईआर से जोड़कर भी राहुल गांधी देख रहे हैं और पूरा विपक्ष देख रहा है। अब राहुल गांधी 4 अगस्त को जाएंगे बेंगलुरु और वहां चुनाव आयोग पर धरना देंगे और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे और ये सबूत सौंपेंगे कि चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, जो कि राहुल गांधी का दावा है कि 100% गड़बड़ियां चुनाव आयोग ने की हैं और ये वोट चोरी किए गए, ये वो देंगे। ये जानकारी जो है कर्नाटक के जो प्रदेश को जो गृह मंत्री हैं वहाँ के जी परमेश्वर, उन्होंने जो ये जानकारी दी है। और उससे पहले जो है राहुल गांधी वहाँ एक कार्यक्रम करेंगे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी आयोजित करेगी, वहाँ कार्यकर्ताओं
नेताओं से बातचीत करेंगे और इसको लेकर जो है वो उनका कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। फ्रीडम पार्क जो है राहुल बेंगलुरु का, उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर चुनाव आयोग जाएंगे जहां धरना और ज्ञापन सौंपेंगे। जी बिल्कुल। और इधर संसद परिसर में लगातार इस मुद्दे पर एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन विपक्ष का जारी है और ये विपक्ष का आरोप है कि कहा जा रहा है संसद के दोनों सदनों में कि हम इस पर चर्चा को तैयार हैं, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन एसआईआर पर आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं। गौरव गोगोई ने यही सवाल उठाया है और मांग कर रहा है विपक्ष, तो विपक्ष की मांग को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। सुन लेते हैं किस तरह क्या कहा है गौरव गोगोई ने एसआईआर को लेकर और विपक्ष का जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, मांग हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। कि लोकतंत्र में हम सब चुन के आते हैं और वो जिस आधार पर हम चुन के आते हैं वो है लोगों का वोट देने का अधिकार। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लोगों का वोट छीना जा रहा है, भारत के लोगों का वोट आज चोरी हो रहा है। उस चोरी को अगर हम बंद नहीं करेंगे तो शायद कल को जाके ये लोकतंत्र नहीं रहेगा और सदन की परंपरा खत्म हो जाएगी। सरकार ये आश्वासन देती है कि वो हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन आज तक वोट चोरी पर किस दिन सदन के अंदर चर्चा होगी वे तारीख देने में असफल रहे हैं। जब तक सरकार नहीं मानती तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। तो ये आंदोलन चलता रहेगा, यानी संसद भवन में जो प्रदर्शन हो रहा है वो, और सड़कों पर उतरकर जिस तरह से विपक्ष रणनीति बना रहा है। अभी पिछले दिनों बिहार बंद था, अब 4 तारीख को राहुल गांधी बेंगलुरु में जा रहे हैं, वहां राज्य निर्वाचन आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे और ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 100% प्रूफ है वोट चोरी के। ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोरी, और यहां तक कि मनोज झा तो ये तक कह चुके हैं कि वोट चोरी नहीं की जा रही है, एसआईआर के जरिए वोट की डकैती की जा रही है। हाँ बिल्कुल, वोट की डकैती की जा रही है, यही मनोज झा का कहना है और तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि वोटों की जो है वो डकैती की जा रही है। अब वो डकैती है कि चोरी है, इस पे हम तो कुछ नहीं कह सकते क्या है, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि इसमें डकैती हो रही है। इधर जो कुत्ता बाबू का जो बन गया था समीर जी सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद सोनार का ट्रैक्टर का बन गया, तो 3 दिन के बाद चुनाव आयोग ने उसको था वो मिसलीडिंग खबर बताते हुए कहा कि इस तरीके का दस्तावेज किसी भी मतदाता ने अपलोड नहीं किया है। अरे भाई तो पहले बताओ ना किसने क्या दस्तावेज अपलोड किए हैं जी? आपको कैसे मालूम किसी ने ये किया है कि नहीं किया? आपने कैसे जांच कर ली, कैसे बता दिया? और 3 दिन आपको लग गए बताने में। अगर ऐसा नहीं था फिर तो वहां जिला प्रशासन ने पटना के उसने क्यों इस पे एफआईआर दर्ज कराई जी? क्यों वहां निलंबित किया गया? क्यों उसकी जांच हो रही है अगर ऐसा नहीं है तो? मतलब यहाँ केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसमें और राज्य निर्वाचन आयोग में ही एक तरीके से तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल तालमेल दिखाई नहीं पड़ रहा है और एफआईआर पत्रकारों पे आप दर्ज करा रहे हैं। तो और अब इस तरह की चीजें सब सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपका हलक सूख जाता है जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है चुनाव आयोग से, तो ये सारी चीजें सामने आ रही है समीर जी। लेकिन ये एसआईआर का मुद्दा तो है ही, साथ साथ अब 2 मुद्दे जो है वो जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए हैं। एसआईआर का मुद्दा जिसपे विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, हम लोग दिखा रहे हैं अपने बगल में कि ये किस तरीके से प्रियंका गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद, संजना जाटव उनके बगल में खड़ी हुई हैं जो भरतपुर की सांसद है कांग्रेस की, तो ये सब लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल 25% ट्रंप ने जो लगाया है अपना टैरिफ, इसको लेकर भी विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात की है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से एक जोरदार हमला बोला है, अभी मुश्किल से 3 या 4 मिनट पहले रहा। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने बोला है और बीएसपी नेता मायावती ने भी इस पर काफी एक सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त
अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे मझोले उद्योग और राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतर कर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। उन्होंने भी इसको लेकर टिप्पणी की है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है ट्रंप के इस फैसले पर। और कल से 1 अगस्त से जो 25% टैरिफ का फैसला किया है, घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कल से लागू हो जाएगा। राहुल गांधी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनाल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? डेड इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इसीलिए तंज कस रहे हैं राहुल गांधी की डेड इकोनॉमी है। और जिस तरीके से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल बना दिया है, वो पूरी दुनिया में दिख रहा है। आप कितने ट्रिलियन आप गिनते रहिए और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में उसका क्या हाल है ये। और इस तरह की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है, सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्रंप के इस टैरिफ पर और जो लगातार हो रही है बयानबाजी भारत के खिलाफ, उस पर उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है। और लिखा है उन्होंने कि यह देखकर दुख होता है कि मेरे देश की सरकार व्हाइट हाउस में बैठे एक विदूषक द्वारा धमकाई जा रही है। ये टैरिफ रूस के साथ व्यापार करने पर एक अस्पष्ट दंड के साथ आएगा। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और कोई जागीरदार राज्य नहीं जो सम्राट के दरबार में सलामी देता हो। लंबा चौड़ा ट्वीट है और लिखते हैं आखिर में वो कि इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है। क्या यही वो 56 इंच का सीना है जिसका वादा हमसे किया गया था, या ये हमें तभी देखने को मिलेगा जब ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर 56% कर देंगे और जो सीज फायर का दावा है वो 56 बार कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये लग तो यही रहा है कि ये वैसी नहीं लिखा, ये हम कह रहे हैं कि चूंकि 31 बार तो कह ही चुके हैं। हाँ, लग तो यही रहा है कि 56 बार जो है वो कर ही देंगे इसका सीज फायर का दावा, और 56% भी कर सकते हैं टैरिफ। इसमें क्या दिक्कत है? जब 25% कर दिया है, साथ में पेनल्टी भी जोड़ी है, तो हो सकता है कि 25 के साथ में जो है वो 56% जो है वो कर दिया जाए। अब टैरिफ को बढ़ा कर दे, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समीर जी, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से गायब हुए हैं और कल जिस तरीके से अपने जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया वहाँ राज्यसभा में, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी तारीफ जो है वो अमित शाह जी की है। और उन्होंने एक बार देख लेते हैं उनका वो ट्वीट उनका बिल्कुल देख लेते हैं, और जो उन्होंने लिखा है आप बता भी सकते हैं कि लिखा क्या है उन्होंने। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि वो उनके आने की जरूरत क्या है जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की थी, और लिख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का राज्यसभा में शानदार भाषण। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकी नेटवर्कों के खात्मे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। और जाहिर सी बात है कि जो सवाल था सबसे बड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, तो इस पर उन्होंने खुशी जताई है कि उस पर वो कोई बात नहीं बोले। हाँ बिल्कुल, इस पर खुशी जताई है। और ये भी समझा जा सकता है कि उनकी सरकार का ये स्पष्ट कहा जाए कि उनका जो शानदार जो मतलब सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, तो ये सरकार का ही ये स्पष्टीकरण मतलब दृष्टिकोण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई आवश्यकता नहीं है, अमित शाह सब कुछ देख लेंगे। शेडो प्राइम मिनिस्टर अमित शाह है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री ने भी उस पर मोहर लगा दी है। इसको ऐसा ही समझा जाए जब तक कि कोई अगला स्पष्टीकरण ना आ जाए समीर जी इसको लेकर। लेकिन जो पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे हैं
पी चिदम्बरम, उन्होंने भी इस टैरिफ को लेकर काफी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी ट्वीट जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और चूंकि वित्त मंत्री भी रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है उनके विचार हैं उसको जानना। वो लिख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर जुर्माना अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्ती, कूटनीति और श्रम साध्य वार्ता का विकल्प नहीं है। अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। MIGA यानी मीगा जो हाँ बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है, प्लस मागा यानी बराबर मेगा का क्या हुआ, ये इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मेक अमेरिका, नारा दिया था जी मोदी ने कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और मागा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन्होंने कर दिया कि बराबर जो मेगा जो बताया गया था, तो इसका क्या हुआ, ये चिदम्बरम सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपकी इस दोस्ती का क्या हुआ। तो आपकी दोस्ती जो है और कूटनीति जो है ये श्रमसाध्य वार्ता का विकल्प नहीं हो सकती। यानी दोस्ती आपकी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन उससे भारत के हितों पे अगर चोट हो रही है तो आपकी दोस्ती किस काम की है? तो ये भारत के पक्ष में आपकी दोस्ती नहीं है समीर जी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर आज जो एक बड़ी खबर है समीर जी, उस पर भी हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए, और वो बड़ी खबर ये है कि जो मालेगांव विस्फोट हुआ था 17 साल बाद उसका फैसला आया है, और उसके फैसले में अब ये मालूम ही नहीं पड़ा कि वो विस्फोट किए किसने थे। क्योंकि जितने भी अभियुक्त थे उन सबको बरी कर दिया गया, कहा कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, और जो भी जो पूरी की पूरी ये मुकदमा चला है तो सबूत बहुत अस्पष्ट थे, और उन्होंने जितने अभियुक्त थे कुल 7 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, उन सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ये बड़ी खबर है, और आज की स्पेशल NIA कोर्ट है महाराष्ट्र की, उसने ये फैसला दिया। उसने ये फैसला दिया है, जबकि NIA ने जो मोदी जी की आतंकवाद विरोधी एजेंसी है उसने इस मामले की जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो बीजेपी की पूर्व सांसद रहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको फांसी की मांग की थी NIA ने, ये बताया जाता है। तो लेकिन इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ हैं, उन्होंने जो है बहुत सख्त एक तरीके से नाराजगी और निराशा जताई है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले का फैसला जो है निराशाजनक है। ये बिल्कुल, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और कहा है कि मालेगांव विस्फोट का मामले का फैसला, ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, निराशाजनक है। विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए और लगभग 100 घायल हुए, उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया, जानबूझकर घटिया जांच की गई, अभियोजन पक्ष ही बरी होने के लिए जिम्मेदार है। विस्फोट के 17 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी? जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी, क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की मांग करेंगे? उन 6 लोगों की हत्या किसने की थी? तो ये एक काफ़ी उन्होंने लंबा चौड़ा इसमें ट्वीट किया है, बहुत सारी बातें बताई हैं उस केस से जुड़ी। और लेकिन जो इसमें मुख्य अभियुक्त जो अभी आपने जिक्र किया कि भोपाल से पूर्व सांसद बीजेपी की रही हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने इस पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुत संतोष जताया है इस फैसले पर। अमलेंदु जी, हाँ, उन्होंने बहुत संतोष जताया है, कहा कि मैं रोज मर के जी रही हूँ, ये उनका अपना कहना है। और जाहिर सी बात है कि वो बरी हो गई हैं तो उन्हें खुशी होनी चाहिए, और अदालत में जा नहीं पा रही थी, वो लंबे समय से बाहर फुटबॉल खेलती थी लेकिन अदालत में नहीं जा पाती थी, तो इस तरह की चीज़ें भी सब सामने आई थी उसको लेकर। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो लगातार समीर जी उठ रहे हैं कि किस किस ने क्या क्या कहा है, और ये मामला किस तरीके से जो है वो मतलब कि एक तरीके से 2008 का मामला है। ये नासिक के पास एक जगह है मालेगांव, वहां पर एक मस्जिद के पास एक धमाका हुआ था, 6 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे, लंबा केस चला और 2008 से लेकर अब तक केस चल रहा है। बहुत सारे इसमें ये सबूत इकट्ठे किए गए, हजारों लोगों से बातचीत की गई, गवाही दी गई, लेकिन आखिरकार कोई सबूत नहीं मिला, और किसी सबूतों के अभाव में जितने भी लोग इसमें अभियुक्त थे, जिनको इसमें नामजद किया गया था, वो सारे बरी कर दिए गए। अब इसके खिलाफ ये देखना होगा कि सरकार, चूंकि ये मामला है, सरकार इस मुकदमे को लड़ती है अभियुक्तों के खिलाफ, तो इसको अपील करती है या नहीं करती है, आगे क्या होता है। जी, आपको याद होगा कि कल अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था सदन में, और कहा था कि मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और ये कहा था कि जो कांग्रेस ने साहब वो हिंदू क्या आतंकवाद शब्द का नाम दिया। भाई, जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द नाम दिया था उसको तो आपने मंत्री बनाया। जी हाँ, वो था RK सिंह। हाँ,
जो उस समय केंद्रीय गृह सचिव था, उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी ने कहा था, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया, उसके बाद मंत्री भी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सवाल ये है कि चलिए साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई हो, सुधाकर द्विवेदी बरी हो गए हो, कर्नल पुरोहित बरी हो गए हो, लेकिन क्या अमित शाह जी बता सकते हैं कि लिट्टे जो है समीर जी, जो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन अब तक माना जाता था, लिट्टे किस धर्म को मानने वाले थे? क्या अमित शाह जी बता सकते हैं? राजीव गांधी की जिन्होंने जान ली, वो किस धर्म के मानने वाले थे, बता सकते हैं? एक भावेश पटेल नाम का गुजराती जो है, जिसको सजा हुई, वो किस धर्म का मानने वाला है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या ये बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी को लेकर एक टिप्पणी की है संजय राउत ने कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और ये एक गंभीर मुद्दा है, बार बार ये चर्चा होती है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। एक बार सुनते हैं संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर क्या कहा है। देखिए, टेररिस्ट को कोई धर्म या जाति नहीं होती है, मैं आपको पहली बार बोलता हूँ। ये जो हिंदू टेररिस्ट ये शब्द ये बार बार जो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, किसी भी टेररिस्ट को जात या धर्म नहीं होती। पाकिस्तान के लोग कुलभूषण जाधव को टेररिस्ट कहते हैं, हिंदू टेररिस्ट। हम ये मानने को तैयार नहीं है, और उसका भारत सरकार ने उस बारे में पाकिस्तान को कहना चाहिए, वो हमारा अधिकारी है, हमारा नागरिक है, और उनको छुड़ाना चाहिए। तो ये उन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी पर कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, और सीधे तौर पर संजय राउत कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। खैर, ये मुद्दा है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि उस मालेगांव धमाके में सभी अभियुक्तों को विशेष एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्योंकि सबूत किसी के खिलाफ कोई नहीं मिले। जो सबूत पेश किए गए थे अभियोजन पक्ष की ओर से, वो सबूत नाकाफी थे उनको दोषी ठहराने में, साबित करने के लिए। बड़ी खबर है, अब इस पर अपील आगे होती है नहीं होती है, प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो हमने आपको बताई, और ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जो आज अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट में आया है, महाराष्ट्र की विशेष एनआईए अदालत ने। लेकिन जिन मुद्दों पर इस समय संसद में जबरदस्त चर्चा हो रही है, हंगामा हो रहा है, विपक्ष की बात को, विपक्ष की मांग को अनसुना किया जा रहा है, विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है, वो मुद्दे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपमानजनक तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, पेनाल्टी लगा रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है, वक्तव्य की मांग की जा रही है, लेकिन उस पर कोई अब तक एक फैसला नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। एसआईआर को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन संसद परिसर में, और मांग हो रही है, संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, लेकिन उस पर भी चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, उस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो मजबूरी में उसको चर्चा करानी पड़ी, क्योंकि विपक्ष ने अच्छे तरीके से घेर लिया था। तो अब लेकिन वो एसआईआर पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरीके से बात करते जा रहे हैं, और उस पर भी सरकार घिरी हुई है, एसआईआर पर घिरी हुई है, सवालों के जवाब ना एसआईआर पर हैं सरकार के पास, न सवालों के जवाब ट्रंप के मामले पर हैं सरकार के पास, और न विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल पूछे उस पर है कि भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक क्यों दिया। प्रधानमंत्री के पास सवालों के जवाब नहीं, और इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो एकदम से गायब जो थे वो रहे। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक और जो है समीर जी बात की, और उनका है कि विदेश मंत्री जो है वो भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत ही शानदार है, और एक तरफ अमेरिका भारत को बड़ा बड़ा कह रहा है, तो दूसरी तरफ चीन हमारे पीछे पड़ा है। तो यानी भारत, अमेरिका और चीन संबंध जो है, इनको लेकर राहुल गांधी ने फिर अपनी एक बात कही, और हम सुन सकते हैं कि राहुल गांधी विदेश मंत्री के भाषण पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं रूस और अमेरिका और चीन को लेकर। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर, और जैसा गौरव गोगोई कह रहे थे कि ये गंभीर इसलिए नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये भारत के खिलाफ टैरिफ और पेनाल्टी लगा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा गंभीर मामला ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिका। सुनते हैं राहुल गांधी का ये बयान, जो चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध में उन्होंने भारत की विदेश नीति का जिक्र किया है। देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो
पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? सर, हमारे एमएसएमई को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ हो रहा है, लगा रहा है? ये विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं और कल बहुत ही एक मजबूती के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि कान खोलकर विपक्ष वाले सुन लें। हाँ, बिल्कुल कान खोल कर कहा था कि विपक्ष वाले सुनने की किसी ने नहीं कराया, लेकिन शाम होते होते जो है उनके कहने के बाद ट्रंप ने कान जो थे वो खोल दिए मोदी सरकार के, और उसने बता दिया कि अच्छा कान खोल कर सुन लो, तो लोग ये बताते हैं तुमको कान खोल कर सुन लो। और राहुल गांधी इसीलिए कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो घबराए हुए क्यों, मतलब घबराहट जो साफ समझ में आ रही है। लेकिन इसको लेकर समीर जी, इस मुद्दे पर जो मरिक्कम टैगोर हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और बहुत प्रखर हैं और कई मसलों पर वो बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं, और आज जो विशेषाधिकार नोटिस भी देते रहते हैं, खूब देते रहते हैं। और आज जो संसद में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें मौजूद भी थे, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को लेकर अपनी बात रखी है। ये सुनते हैं मरिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, टैरिफ और पेनाल्टी की उन्होंने घोषणा की है और उस पर जो सरकार की चुप्पी है, क्या उस पर उनका क्या कहना है? This is because of the failure of Mr. Modi. Modi's friendship with Trump is costing India. India's the slaps on the faces of Modi is becoming the slaps on faces of India. India is suffering because of Modi's wrong policies and Modi's friendship with Mr. Trump. In the 25 times Mr. Trump said that he stopped the war with India and Pakistan, Mr. Modi was not ready to say a single word against that in the parliament. Leader of opposition Rahul Gandhi ji demanded that you just say the thing that he is saying lie. He is not saying that thing. Now every day we are getting one attack on other. First was 25% tariff on India, and now in morning Trump is laughing at us, saying the thing that he will buy a company in Pakistan shores and they will sell oil to Modi. This is another level, going to the next level. And तो ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से और दुनिया के जो दूसरे शासनाध्यक्ष हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनसे जो अपनी दोस्ती दिखाते हैं, उससे, उस चीज़ से, उनकी उस एक्टिविटी से भारत सफ़र कर रहा है। बड़ा आरोप है और सीधे अब ये दिख भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और टैरिफ और पेनाल्टी उन्होंने लगाई। हाँ, बिल्कुल टैरिफ और पेनल्टी जो लगाई और जिस तरीके से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, और ये भी कहते जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी। यानी मित्रता बताते जाते हैं कि तो मित्रता का हवाला मतलब जो है, अब नागपंचमी कल थी, परसों थी परसों थी शायद, हाँ। तो अब मुझे लगता है कि मोदी जी को जो है फिर अब कहना नहीं चाहिए, छोड़िए इस बात को। अगर ऐसे मित्र हैं अगर प्रधानमंत्री के ट्रंप जैसे, तो फिर ये दुश्मनों की आवश्यकता क्या है देश को जी? भाई अगर मोदी जी के मित्र ट्रंप जैसे हैं तो फिर इस देश को कोई आवश्यकता किसी दुश्मन की नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुश्मनी है भारत के साथ कि 25% आप टैरिफ लगा दें और जो विश्व व्यापार संगठन के जो नियम है उनके विरुद्ध आप जाकर करें, क्योंकि भारत जो है वो WTO का सिग्नेचरी है जी। अमेरिका भी WTO का सिग्नेचरी है, तो आप उससे बाहर जाकर कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये जो कल कहा मनोज झा ने कि इनको चौधराहट की जो है वो हो गई है, चाचा चौधरी दिखाई पड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस बात का विरोध विपक्ष कर रहा है उसका विरोध प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और मोदी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? ट्रंप को कोई माकूल जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? और प्रधानमंत्री इस मसले पर बात करने के लिए सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये इस पर चर्चा की मांग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रधानमंत्री वक्तव्य दें कि वो भारत के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, भारत के खिलाफ पेनाल्टी की बात क्यों कर रहे हैं, टैरिफ वो लगा रहे हैं, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन हमारे बीच में जो वार्ताएं इतने दिनों से हो रही थी उसका क्या नतीजा निकला, किस तरीके से क्या फिर भारत ने सिर्फ समय बर्बाद किया है, ये सारी
सारे सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सवालों का जवाब विपक्ष संसद में चाह रहा है, लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ एसआईआर पर चर्चा की मांग पिछले जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार हो रही है, विरोध प्रदर्शन लगातार वहां जारी है, लेकिन उस पर भी चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। टीएमसी की सांसद डोला सेन को सुनते हैं और क्या कह रही हैं वो एसआईआर को लेकर। गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बिहार में ये मतदाता सूची गलत है, सही नहीं है, 60-62 लाख उसमें वोट फर्जी हैं, तो फिर उसी वोट से चुनी हुई सरकार कैसे वैलिड हो सकती है। सुन लेते हैं डोला सेन को क्या कह रही हैं। एसआईआर के इशू को किस तरीके से देखते हैं आप लोग लगातार उठा रहे हैं? क्योंकि इसी वोटर लिस्ट पर मोदी जी चुन के प्रधानमंत्री बने, तो एसआईआर इशू जब तक हमको तो बोलना ही है। 2024 में ये वोटर लिस्ट सही था, अभी 25 में गलत, ये कैसे? आप लोगों का प्रोटेस्ट इस पे जारी रहेगा? जब तक नहीं जीतेंगे तब तक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बट पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। तो कह रही है डो कि ये प्रोटेस्ट यानी ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो संसद भवन परिसर में चल रहा है वो तब तक होता रहेगा जब तक इस पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। बहुत गंभीर मुद्दे हैं, एक मुद्दे पर तो किसी तरह से सरकार चर्चा को तैयार हुई, हालांकि कोई जो जितने सवाल थे उन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन चर्चा को जरूर तैयार हुई। अब एसआईआर और डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहा है विपक्ष। क्या उस पर लेकिन कोई किसी तरह से अभी उस चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। एसआईआर को लेकर लगातार ये मांग जारी है और विपक्ष कह रहा है तब तक जारी रहेगी प्रदर्शन, हमारा विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक मांग स्वीकार नहीं होती है। तो ये और एक राहुल गांधी ने जो अभी बातें कही हैं, एक बार उन्होंने एक थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही और लिख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया। अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया, किसान कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। ये उन्होंने 3 मिनट पहले थोड़ी देर पहले 3 मिनट पहले ये ट्वीट किया है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जो है एक डेड इकोनॉमी है। और इस पर और भी कई सारी टिप्पणियां उन्होंने की हैं टैरिफ और पेनाल्टी की घोषणा के बाद। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। विपक्ष उसी सवाल का जवाब जानने के लिए प्रधानमंत्री से वक्तव्य देने की मांग कर रहा है, लेकिन संसद में इन सारे मुद्दों को शायद गंभीर या महत्वपूर्ण नहीं माना जाता होगा, इसीलिए अनुमति नहीं मिल रही है। हाँ, बिल्कुल यही समझा जाएगा, चूंकि वो प्रधानमंत्री लगातार सदन से गायब हैं और सदन से गायब हैं तो इसका मतलब उसको इनको गंभीर मुद्दा नहीं समझते हैं। और जिस तरीके से सामने आया कि वो प्रधानमंत्री ने जो अभी अमित शाह के जो कल का भाषण था उसकी बड़ी तारीफ की है कि उन्होंने सही से पक्ष रखा, तो इसका मतलब कि अब टेक ओवर शायद अमित शाह ले चुके हैं। तो अब ये जो बीजेपी के अंदर जो लोग देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ये उनका अंदरूनी मसला है समीर जी, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है इससे एक चीज़ साफ तौर पर समझ में आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे स्पेस खाली करते चले जा रहे हैं। बीजेपी में भी उनका समर्थन नहीं है, वरना अपने इतने भारी बहुमत, छप्पर फाड़ बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिए था। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात समीर जी है, सुप्रिया श्रीनाथ है कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है उसकी चीफ हैं वो, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि जो प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और सांसद किस तरीके से सो रहे थे या ऊँग रहे थे। तो वो 25-36 या 36 सेकंड का एक वो वीडियो है, मुझे ध्यान पड़ रहा है उन्होंने सुप्रिया श्रीनाथ ने उसे जारी किया था या किसी और ने जारी किया होगा, लेकिन वो दिखाया गया उसमें किस तरीके से लोग ऊँग रहे थे। तो अगर प्रधानमंत्री के 2 घंटे का भाषण इतना उबाऊ और थकाऊ हो जाए कि बीजेपी के सांसद और मंत्री ही सोने लग जाए उस भाषण के दौरान, तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में क्यों नहीं पहुंचे। यही सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा हो रही कि इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको उन्हीं की पार्टी के सांसद सुनते नहीं है और उस समय सोने लगते हैं। लेकिन ये तो एक हल्के फुल्के अंदाज की बात हो गई और मजाक की बात हो गई, सोशल मीडिया की बात हो गई, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा की अनुमति मिलने के बावजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर राज्यसभा में नहीं बोले। और यही सबसे बड़ी मांग यही थी
कि इन सवालों का जवाब दें और प्रधानमंत्री उस पर जवाब दें। लोकसभा में तो उन्होंने दिया लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पर राज्यसभा में जवाब देने के लिए भी नहीं आए। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग हो रही है और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है। तो दोनों सदनों में इस पर लगातार बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है और ये कह रहे हैं विपक्षी सांसद कि जब तक इस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, वो अपनी मांग करते रहेंगे। तो रहेंगे इन सब पर हमारी निगाहें। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ, अपडेट रहिए और इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं